हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्या बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट हमें किस लिमिट में करनी चाहिए कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। तो हमारा आज का वीडियो ये रहने वाला है कि हम कैश ट्रांजैक्शन लिमिट सेविंग अकाउंट के अंदर कितना करना चाहिए, रूल क्या है इनकम टैक्स के सेविंग अकाउंट के लिए, कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल का रूल क्या है, हम बात ही करेंगे यूपीआई पेमेंट का रूल क्या है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का रूल क्या है, और लोन अकाउंट में कैश डिपॉजिट का रूल क्या है, और जीएसटी आपको कब अनिवार्य होता है। तो ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट में कैश लिमिट के बारे में। सेविंग अकाउंट की बात करें तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक फ़िक्स लिमिट है वो 10 लाख रुपए लिमिट है। ये दोनों इंक्लूड होता है, इसके अंदर डिपॉजिट अमाउंट भी और विड्रॉल अमाउंट भी। हमारे खाते में डिपॉजिट और विड्रॉल मिला के अगर 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। तो उनका सभी का रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ना करें। यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का मतलब है आपके एक पैन कार्ड पे जितने भी बैंक में अकाउंट है, मतलब चाहे वो एक बैंक में चाहे दो बैंक में हो, उन सभी का ट्रांजैक्शन मिला के 10 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ताकि हमें इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। नहीं तो इनकम टैक्स नोटिस आपको भेज सकता है कि आपने इतना ट्रांजैक्शन किया, तो ये आपने पेमेंट कहाँ से आया है। तो हमारे पास उस चीज़ का हमारे पास ब्यौरा होना चाहिए कि हमारा पेमेंट किस चीज़ का है, कहाँ से आया है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक केस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें पीएनबी बैंक का एग्जांपल लेते हैं कि पीएनबी बैंक में हमने डिपॉजिट किया 12 लाख, विड्रॉल किया 4 लाख। तो हम दोनों को लिमिट को मिलाएंगे तो टोटल अमाउंट हमारा 16 लाख हो जाता है। तो इस केस में हमें चांसेस रहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज सकता है कि हमें ये हमारी संपत्ति का हमारे कैसे सोर्स का हमें बताना पड़ सकता है कि हमें कहाँ से मिला है। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम दो बैंकों के खाते लेते हैं, जिसमें अगर हम एसबीआई बैंक का अकाउंट मानते हैं जिसमें 5 लाख डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल 2 लाख करते हैं, पीएनबी में कैश डिपॉजिट 7 लाख करते हैं, विड्रॉल 6 लाख करते हैं, तो अब हम दोनों को मिला के देखेंगे तो ये भी 10 लाख से ज़्यादा का हो रहा है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि हमें कितने भी बैंकों में अकाउंट हो तो उसमें भी टोटल मिला के 10 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो हमें उस चीज़ का हमारे पास ब्यौरा होना चाहिए, हमारा सोर्स ऑफ फंड क्या है, हमने कोई प्रॉपर्टी बेची या कहीं कहीं से भी हमें पैसा मिला। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हमारे पास नोटिस आ जाता तो हमें उनको अपना हिसाब किताब बताना आना चाहिए कि हमें ये फंड हमारे यहाँ से आया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ट्रांजैक्शन की अमाउंट का भी ध्यान रखना कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर ना जाए, और 10 लाख से ऊपर जाए तो हमें उस चीज़ का अपना हिसाब किताब अपने पास रखना है कि अगर इनकम टैक्स का नोटिस हमें मिल जाए तो हम उस इनकम टैक्स के नोटिस का हम रिप्लाई कर सकें। क्योंकि इनकम टैक्स नोटिस हमें इस बार कई बार ऐसे मिल जाता है कि हम आईटीआर उतने रुपए का नहीं भर रहे होते और ट्रांजैक्शन हम ज़्यादा करते हैं खाते में, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज के पूछता है कि आपका सोर्स ऑफ फंड कहाँ है, क्योंकि हम आईटीआर में हम इतना फंड शो नहीं कर रहे और जो हमें ट्रांजैक्शन खाते में करे वो ज़्यादा करें, तो इस केस में भी हमें नोटिस मिलता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बात करते हैं हम हमारे वीडियो में कि बैलेंस लिमिट एसबीआई अकाउंट के अंदर क्या होती है। कई लोग पूछते हैं कि हम एसबीआई अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस रख सकते हैं। तो ऐसे मैक्सिमम बैलेंस का कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर। अगर हमारे पास अगर हम सेविंग कर करके मान लिया एक साल में 1-2 लाख हमने सेव किया, दूसरे साल में 3 लाख सेव किया है, तो हम ऐसे इकट्ठा कर करके चाहे हमारे खाते में 1 करोड़ रुपए सेव कर लें तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास उनको पता है कि हम हर साल आईटीआर भरें और हमारी सेविंग का पैसा है। लेकिन हमारे खाते में अगर कोई बड़ी अमाउंट एकदम से आता है, मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपए हमारे खाते में एक ट्रांजैक्शन में आता है, तो उसका ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज के ज़रूर पूछ सकता है कि आपका ये फंड ये ट्रांजैक्शन के अंदर कहाँ से आया है। तो हमें उस फंड का भी हमारे पास हमें रिप्लाई करना आना चाहिए कि हमारा फंड कहाँ से आया है, हमें कहाँ से मिला है। तो इस तरह से हम कितना भी बैलेंस हम सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं।
बाकायदा हमारे पास उसका सोर्स ऑफ फंड हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से लिया है, हमें नोट करके रखना चाहिए ताकि हम जब भी नोटिस मिले तो उसका भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी लिमिट बैलेंस सेविंग खाते में कि हम कितना बैलेंस रख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि बैंक लोन के अंदर हम कितना ट्रांजैक्शन हम कैश के रूप में कर सकते हैं। कोई भी बैंक हमें 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट का लोन हमें कैश के रूप में नहीं देगा, और ना ही हम कोई भी बैंक में हमें कि लोन अकाउंट के अंदर डायरेक्ट 20,000 से ज़्यादा अमाउंट हमने डालना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर 20,000 से ज़्यादा का अगर हम लोन ले रहे हैं तो बैंक उसको खाते के थ्रू ही हमारे दूसरे खाते में, बैंक लोन अकाउंट से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे ही अगर हमें लोन अकाउंट हमें रीपे करना है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें 20,000 से ज़्यादा का पेमेंट उसके अंदर कैश में नहीं डालना चाहिए। तो उसकी लोन अकाउंट की रीपेमेंट भी हमें अपने अकाउंट के थ्रू ही करनी चाहिए, नहीं तो हमें इनकम टैक्स का नोटिस आने का खतरा रहता है। तो इस बात का हमें लोन अकाउंट के अंदर इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें लिमिट हमारी, चाहे हम लोन ले रहे हैं या चाहे लोन रीपे कर रहे हैं, तो दोनों केस में हमारी लिमिट 20,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए ताकि हमें इनकम टैक्स का नोटिस का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं कि कैश क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में हम कितना कैश यूज़ कर सकते हैं एक साल के अंदर। अगर हम एक साल के अंदर क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने में 1 लाख से ज़्यादा का बिल हम कैश के थ्रू भरते हैं एक साल के अंदर, तो हमें संभावना होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज सकता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक साल के अंदर क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल भरते हैं उसकी पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट की पेमेंट हमें टोटल पूरे एक साल में मिलाकर कैश में 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं भरना चाहिए। तो हमें ये भी लिमिट हमें 1 लाख से नीचे ही रखना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। आगे बात करते हैं कि दूसरे कैश ट्रांजैक्शन रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी भी पर्सन से सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख या इससे ज़्यादा की अमाउंट को कैश में हमें नहीं लेना चाहिए किसी भी पर्सन से। अगर हम किसी से भी कोई डील कर रहे हैं, कोई हमारा कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख या इससे ज़्यादा की अमाउंट हमें कैश के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमें अपना जो भी हम ट्रांजैक्शन करें हमें अपने खाते के थ्रू लेना चाहिए कि हम किसी आगे वाले बंदे को कहें आप मेरे खाते में भेजो। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल पे टीडीएस का रूल क्या है। कैश विड्रॉल पे टीडीएस का रूल, अगर हम ITR नहीं भरते हैं तो हमारा पहला केस आप देखेंगे, इसमें अगर हम ITR फिल नहीं कर रहे हैं तो 20 लाख से ऊपर की अमाउंट पर हमें TDS 2% कट होगा, और 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट पर हमारा विड्रॉल पर 5% कट होगा अगर हमारे पास लास्ट 3 ईयर का ITR फिल नहीं है। दूसरा केस, अगर हम ITR फिल करते हैं तो हमें 1 करोड़ तक की ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉल पर हमें कोई भी TDS नहीं कट होगा। अगर हमारा अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉल हो जाएगा तो 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट के ऊपर हमें 2% TDS डिडक्ट होगा। तो ये बैंक हमारा TDS डिडक्ट कर लेता है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की हुई है सभी बैंकों को कि ये जहाँ पे ये 2 कंडीशन हो तो उस हिसाब से हमें हमारा TDS हमारे खाते से कट करेंगे, उसके बाद ही हमारा पेमेंट होता है। तो इस तरह से हमें अपना ध्यान रखना है कि हमें इस क्राइटेरिया के अंदर ही ट्रांजैक्शन करना चाहिए कि हमारा TDS डिडक्ट ना हो। अब बात करते हैं कि UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है। UPI ट्रांजैक्शन में अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, हम सिंगल एज ए पर्सन की बात करें, तो अगर हम किसी UPI पेमेंट एक साल के अंदर हमारे सिंगल अकाउंट में जॉइंट सेविंग खाते में रिसीव करते हैं, अगर वो अमाउंट 5 लाख या इससे ज़्यादा है तो हमें फिर ITR फिल करना अनिवार्य होता है। ये इनकम टैक्स का रूल है। उसमें UPI ट्रांजैक्शन के अंदर हमें पेमेंट भेजने का कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी भी अमाउंट UPI ट्रांजैक्शन के थ्रू सेंड कर सकते हो। बट अगर हम रिसीव कर रहे हैं UPI पेमेंट के अंदर एक साल के अंदर 5 लाख या इससे ज़्यादा का अमाउंट हम रिसीव करते हैं तो अनिवार्य है कि हम अपना ITR फिल करें। अब बात करते हैं करंट खाते में। अगर करंट खाते की बात करें कि हम अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं, मान लीजिए हम कोई सर्विस का काम करते हैं, अगर हमें 8 लाख, हम एग्जांपल लेते हैं 8 लाख हमें मिलता है, तो हमें सर्विस प्रोवाइडर अगर करंट खाते में 8 लाख UPI से लेता है तो हमें एज रूल इनकम टैक्स हमें 50% एज इनकम दिखाना होता है। तो मतलब मान लीजिए 8 लाख का 50% हमें 4 लाख एज ए प्रॉफिट दिखाना होएगा। अगर हम टैक्स क्राइटेरिया में आते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं हम शॉप ओनर, हम कोई चीज़ सेल करते हैं और हमारा करंट अकाउंट है,
अगर हम सेल करते हैं 30 लाख कैश का हमने जमा करवाया है हमारे करंट अकाउंट में एज ए कैश, सेल का हमने 30 लाख एज ए कैश जमा करवाया है और 10 लाख हमने ऑनलाइन यूपीआई से लिया है, तो हमने कैश का हमने 8% तक हमें प्रॉफिट शो करना होता है सेल का एज ए इनकम टैक्स रूल। और हमने ऑनलाइन किया है उसको हमें 6% एज ए प्रॉफिट दिखाना होगा। तो यहाँ पे अगर 30 लाख 8% करेंगे तो 2,40,000 और 10 लाख का 6% करेंगे तो हमारा 60,000। तो ये टोटल अमाउंट अगर दोनों की मिलाएंगे तो हमारा 3 लाख हमें प्रॉफिट दिखाना होगा। और अगर हम इनकम टैक्स क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो ये 3 लाख भी उसके अंदर ऐड करके हमें टैक्स भरना होगा। अगर हमारी टोटल इनकम ही 3 लाख है तो हम तब भी टैक्स भरने से हम टैक्स क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, तो हम टैक्स रिबेट में हमारा पूरा 3 लाख रुपए हमें मिल जाएगा, हमें कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा कितना सेल कैश में हमने डिपॉजिट किया है और कितना हमने ऑनलाइन लिया है करंट अकाउंट के अंदर। हम अभी आगे बात करते हैं जीएसटी। हमें जीएसटी कब अनिवार्य होता लेना, अगर हम टोटल बिजनेस इनकम हमारा सेल के थ्रू अगर हम टोटल हमने पूरे साल के अंदर 40 लाख से ज़्यादा रिसीव हमने किया है पेमेंट ऑनलाइन हमारे खाते में, तो हमारे लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो हम हमारा सेल अगर 40 लाख से ज़्यादा है तो हम जीएसटी के क्राइटेरिया में आते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि फिर हमें जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो ये था हमारा वीडियो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बैंकिंग में जो हम सभी को पता होना चाहिए। अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आपके साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद।